हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BTSC 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके 4th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और हमारे इस यूनिट का नाम है यथार्थवाद। तो पूरा यूनिट यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बेस्ड है। इससे पहले मैं इस यूनिट की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। उसमें हमने अच्छे से यथार्थवादी अवधारणाएं क्या होती है, यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी टॉपिक पर डिस्कस किया था। तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो में हम शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में जानेंगे और शास्त्रीय यथार्थवाद के क्या सिद्धांत होते हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा शास्त्रीय यथार्थवाद तथा उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है? क्लासिकल रियलिज्म, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यथार्थवाद तो एक लंबी बौद्धिक परंपरा विरासत में मिली है। इसके खास दावों को ग्रीक, रोम, भारत और चीन के खास कामों में देखा जा सकता है। मतलब कि इसके जो दावे हैं या फिर ये जो दृष्टिकोण है वो ग्रीक, रोम, भारत और चाइना में देखने को मिल सकता है। ग्रीक दार्शनिक थियोसाइड्स का हिस्ट्री ऑफ द पीपल नेशन वॉर नैतिकता के निरोधक प्रभावों के बारे में यथार्थवाद के संचयवाद को दर्शाता है। तो एक ग्रीक दार्शनिक है थ्यूसाइड्स, जिन्होंने एक बुक लिखी थी और उन्होंने इस बुक में नैतिकता के बारे में लिखा था कि नैतिकता के निरोधक प्रभाव होते हैं वो यथार्थवाद को किस तरह से यथार्थवाद को पूरे अच्छे से दर्शाया गया है। थ्यूसाइड्स कहते हैं कि जो सही है वे सिर्फ बराबर वालों के बीच मायने रखता है, नहीं तो मजबूत वही करते हैं जो वे कर सकते हैं और कमजोर को वही भुगतना पड़ता है जो उन्हें करना चाहिए। तो यथार्थवादियों का मानना है कि जो लोग सही होते हैं, जो लोग जो है वो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है वो बराबरी वालों के लिए ज्यादा मायने रखता है। जो लोग कमजोर होते हैं वो वही करते हैं जो उनकी हैसियत होती है या फिर जो वो कर सकते हैं, और जो मजबूत होते हैं वो भी वही करते हैं जो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से यथार्थवादी शास्त्रीय यथार्थवाद का ये मानना है। कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में राज्य के अस्तित्व और विस्तार से संबंध रखता है। वह शासक को शक्ति व्यवस्था के संतुलन और प्रभाव के क्षेत्रों को तराशने का निर्देश देता है। तो कौटिल्य यहाँ पर चाणक्य के बारे में बात हो रही है। चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे पुराना अर्थशास्त्र था। चाणक्य कौन थे? आई होप आपको पता हो। चाणक्य जो थे अशोक, जिन्होंने हमारे जो भारत का मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। उनके बारे में बात हो रही है। ये इतालवी दार्शनिक निकोलो मैकियावेली ने शासक को मजबूत, कुशल होने और खासतौर पर सत्ता व सुरक्षा से संबंधित होने की सलाह देता है, क्योंकि ऐसा शासक व्यक्तिगत नैतिकता के लिए मजबूर नहीं होता। तो जो कौटिल्य हैं और जो निकोलो मैकियावेली है उनका मानना है कि शासक को मजबूत होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, खासतौर पर सत्ता और सुरक्षा से संबंधित होना चाहिए। उसके पास अपनी सुरक्षा भी खुद करनी चाहिए, वो अपनी सुरक्षा कर सके, और उसके पास इतना ज्यादा कुशल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए कि उसके पास सत्ता हो। वो उसकी सलाह देते हैं क्योंकि शासक के लिए नैतिक होना कोई उसकी मजबूरी नहीं होती है। उसको वो मतलब नैतिकता के लिए इतना ज्यादा मजबूर नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अवधारणाएं तर्क संगतकर्ताओं द्वारा रचा बसा हुआ है। आंतरिक रूप से अराजक होने के नाते राज्य को अपनी शक्तियों को बढ़ाने और जरूरी भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने की मांग करने वाले राज्यों को यथार्थवाद को मूल तत्व बनाने में काफी समय लगा। तो यथार्थवादी अवधारणा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो एक तरह से अराजक होती है। उसमें कोई भी विश्व सरकार नहीं होती, इसलिए वो अराजक होती है। तो इसलिए राज्यों को अपनी शक्तियों को बढ़ाने में और भौतिक संसाधनों को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है। मूल तत्व बनाने में जो है यथार्थवादी मूल तत्व बनाने में काफी समय लग जाता है। ये यथार्थवादी अवधारणा मानते हो। यथार्थवादी अवधारणा का मानना है कि हर राज्य को अपने जो भौतिक संसाधन है उनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि कोई और राज्य उन पर अटैक ना कर सके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो इसके सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए
सिद्धांतों पर चलते हैं। एक एक करके हम सभी शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति की राजनीति होती है, ये पहला सिद्धांत है शास्त्रीय यथार्थवाद का। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कंट्री होती है तो उसके पास शक्ति होती है। हर किसी के पास शक्ति होना जरूरी होता है। अगर किसी के पास शक्ति नहीं होगी तो दूसरी कंट्रीज जो है वो उसको खा जाएंगी, उसको दबा देंगी। तो इसलिए हर कंट्री को अपने पास, हर राज्य के पास शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शास्त्रीय यथार्थवाद को राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। ये आईआर का एक विवरण पेश करता है जो यथार्थवादी है। इसके अनुसार विश्व में राजनीति का लक्ष्य शक्ति और स्वार्थ है, इसीलिए इसे शक्ति का मॉडल भी कहा जाता है। तो यथार्थवाद जो है उसका मानना है कि विश्व में जो राजनीति होती है, हर राज्य के पास राजनीति का लक्ष्य शक्ति और स्वार्थ होना जरूरी है। कोई भी जो राज्य है, कोई भी सरकार अपनी जो देश को चलाती है, अपनी कंट्री को चलाती है, वो किस तरीके से चलाती है, क्योंकि उसके पास शक्ति होती है और वो अपने स्वार्थों पर ध्यान देती है, अपनी सुरक्षा, अपने हित, इसके बारे में वो बात करती है, तो इसलिए ही वो चला पाती है। अगर ये दो चीजें कोई सरकार नहीं करेगी तो वो सही ढंग से अपनी राजनीति को या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश भी नहीं कर पाएगी और अपनी खुद की राजनीति को भी नहीं चला पाएगी। तो इसलिए जो यथार्थवाद होता है, शास्त्रीय यथार्थवाद, उसको शक्ति का मॉडल भी कहते हैं। तो एक तरह से शक्ति की मांग करता है। मॉर्गेंथियो ने लिखा है, ये शक्ति के लिए एक संघर्ष है और इसका अंतिम उद्देश्य जो भी हो, शक्ति इसका तत्काल लक्ष्य है और इसे अर्जित करने, बनाए रखने और प्रदर्शित करने के तरीके राजनीतिक कार्यवाही की तकनीक निर्धारित करते हैं। तो मॉर्गेंथियो कहते हैं कि जो शक्ति है वो एक संघर्ष है, उसको चाहे संघर्षरत होकर आप उसको प्राप्त करें, लेकिन आपका उद्देश्य शक्ति होना चाहिए। चाहे आपका अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन आपका जो तत्काल लक्ष्य है वो शक्ति होना चाहिए और आपको शक्ति अर्जित करनी चाहिए, उसको बनाए रखना भी चाहिए और उसको प्रदर्शित करना भी चाहिए। अगर कोई देश आपको नीचा दिखाना चाहे या फिर अगर कोई देश आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपको दबाना चाहे, तो आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहिए। तो इस तरह से मॉर्गेंथियो लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा राज्य अहमवाद और संघर्ष। तो राज्य में अहमवाद होता है, इगोइज्म होता है एंड कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, संघर्ष होते रहते हैं। राज्य स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी है। इसके अलावा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता हमेशा देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि विश्व में कोई भी सरकार नहीं है ताकि वो सभी राज्यों को कंट्रोल कर सके और एक साथ लेकर चल सके। विश्व सरकार होती तो ऐसा होता, अराजकता नहीं होती। क्योंकि विश्व सरकार नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है वो अराजकता है। राज्य जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। इसलिए यथार्थवादी सिद्धांत के मूल विषय को इस तरह दिखाया जाता है, अहंकार प्लस अराजकता, शक्ति की राजनीति। तो शक्ति की राजनीति किस तरह से बनती है? अगर राज्य के पास अहंकार है और अराजकता है तो शक्ति की राजनीति बन जाती है। इस तरह से दर्शाया जाता है। शास्त्रीय यथार्थवाद अहमवाद के संबंध में शक्ति की राजनीति को अच्छे से समझाता है। इसे समझने के 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हम एक एक करके देखेंगे। पहला तरीका है, यथार्थवादी स्वीकार करते हैं कि विश्व शासन यानी कि विश्व सरकार का कोई भी रूप कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता। विश्व में कोई एक सरकार नहीं बनाई जा सकती, ये यथार्थवादियों का मानना है और ये सही बात भी है। विश्व में कोई एक कंट्री की मतलब अगर सरकार बनाई जाएगी तो सभी कंट्रीज के लोगों को आकर मिलना पड़ेगा और तब जाकर एक सरकार बनेगी। कोई एक कंट्री का व्यक्ति जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं विश्व की सरकार, तो सभी कंट्रीज को साथ में लेकर बनाई जाएगी। जब सभी कंट्रीज साथ में होंगी तो इस तरह से अराजकता फैलेगी, संघर्ष भी होंगे और अहंकार, हर किसी का अहंकार होगा। तो इस तरह से कोई भी सरकार स्थापित नहीं की जा सकती विश्व स्तर पर। दूसरा है, मैकियावेली और हॉब्स के व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार यथार्थवादियों ने कहा है कि राज्य तर्कसंगत, स्वार्थी, स्वहित द्वारा निर्देशित और सुसंगत इकाई के रूप में काम करते हैं और खुद को विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यथार्थवादियों का मानना है कि जो राज्य हैं वो तर्कसंगत होते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वहित होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, और इसी के द्वारा वो निर्देशित और सुसंगत इकाई के रूप में काम करते हैं। और वो सबसे पहले विश्व में खुद के बारे में सोचते हैं और खुद के बारे में, खुद को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, राज्य ऐसे लोगों से बने हैं जो लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, लालची और सत्ता लोलुप हैं, इसलिए राज्य का व्यवहार भी लोगों की तरह स्वार्थी है। तो यथार्थवादियों का मानना है कि
अगर राज्य स्वार्थी है, स्वार्थी राज्य कैसे बन सकता है, कोई भी राज्य स्वार्थी कैसे बन सकता है? जब उसकी सरकार, चलाने वाली सरकार स्वार्थी होगी, लालची होगी, तभी वो राज्य भी उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। तो जो लोग सरकार चलाते हैं वो लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनका स्वभाव ही लालची और स्वार्थी होता है, सत्ता के लालची होते हैं वो। तो इसलिए जो सरकार होती है, सॉरी, इसलिए जो राज्य होता है वो भी स्वार्थी, लालची और सत्ता लोलुप हो जाता है। और इसलिए मानव अहमवाद राज्य अहमवाद को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से मानव का जो अहमवाद होता है वो राज्य का अहमवाद बन जाता है। मॉर्गेन्थ्यू के अनुसार सामाजिक संसार सामूहिक जहाज पर मानव प्रकृति का चित्रण करता है। तो मॉर्गेन्थ्यू का मानना है कि जो सामूहिक संसार है, हमारा सामाजिक संसार है, पूरा संसार जो है वो मानव की जो प्रकृति है, मानव कोई भी जो लोग होते हैं, लोगों का किस तरह का नेचर होता है, उस पर उसको चित्रित करता है, उसको बताता है। कोई भी राज्य जो है वो मानव के उसमें रहने वाली जो सरकार है उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि उसका कैरेक्टर किस तरह का है, उसका नेचर किस तरह का है। तो मनुष्य स्वार्थी होते हैं इसलिए राज्य स्वार्थी होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक तर्क संगत शासन कला राष्ट्रीय हित में काम करती है। तो तर्क संगत शासन कला होनी चाहिए। यथार्थवादी शासन कला पर बहुत जोर देते हैं, खासकर शास्त्रीय यथार्थवादी ऐसा करते हैं। तो शासन कला आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, अच्छे से शासन कला आना चाहिए। अगर उसके पास शासन कला नहीं होगी तो वो शासन नहीं कर पाएगा, अपनी कंट्री का विकास नहीं कर पाएगा और वो पिछड़ जाएगा। मॉर्गेन्थ्यू भी शासन कला पर जोर देते हैं। इन्होंने तर्क दिया कि व्यवहारिक राजनीति को राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, जो कि निम्न है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमने देखा है, एक एक करके देखते हैं। पहला सिद्धांत है, राजनीति उन वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में है। जो अभी मैंने आपको बताया, कोई भी राजनीति जो है वो मानव स्वभाव के अकॉर्डिंग चलती है। किसी भी राज्य की राजनीति जो है, जिस तरह का मानव स्वभाव होगा, जिस तरह की उसकी सरकार होगी, उसका जिस तरह का स्वभाव होगा, वो जो कानून होगा वो उसी तरह का होगा वहाँ का। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के संबंध में परिभाषित हित की अवधारणा से समझा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है उसमें शक्ति के संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर राज्य जो है वो अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति की अवधारणा से समझा जा सकता है। अपने हित, अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में हर राज्य सोचता है। इसलिए राज्य शक्ति का थर्ड पॉइंट है, इसमें राज्य शक्ति का रूप व स्वरूप समय, स्थान और संदर्भ में अलग हो सकता है, लेकिन हित की अवधारणा सुसंगत रहती है। तो राज्य शक्ति का जो रूप होता है, स्वरूप, समय और स्थान, सब चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो उसके हित होते हैं उनकी अवधारणा सुसंगत रहती है, सेम रहती है। फोर्थ पॉइंट है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो होते हैं वो राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यवाही के नैतिक महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। तो राजनीतिक कार्यवाही जो होती है उसके नैतिक महत्व के बारे में बताते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, नैतिक सिद्धांत एक खास राष्ट्र के लिए खास है। नैतिक सिद्धांत जो है वो खास राष्ट्र के लिए खास हो सकते हैं, हर किसी के लिए खास नहीं हो सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा होता है। राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। तो जो नीतियां बनाई जाती हैं वो पूरे राष्ट्र की शक्ति को किस तरह से प्रभावित करती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो ये हमारे थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पॉइंट हमारा राष्ट्रीय हित संसाधन राजनीतिक नैतिकता है। तो राष्ट्रीय हित संसाधन जो होते हैं वो राजनीति की एक नैतिकता होती है। कैसे होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यथार्थवादी परंपरा में शासन कला के लिए खास मार्गदर्शिका राष्ट्रीय हित के बारे में चिंता है और यही चिंता यथार्थवाद की नैतिकता को उजागर करती है। तो यथार्थवादी जो परंपरा होती है उसमें शासन कला का खास मार्गदर्शन जो है वो राष्ट्रीय हित करते हैं और इनके बारे में ही कोई राज्य चिंतित रहता है कि उसके राष्ट्रीय हित किस प्रकार के होते हैं। ये चिंता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा बड़ी होती है और यथार्थवादी जो होते हैं वो इसी चिंता की नैतिकता को उजागर करते हैं। यथार्थवाद जोर देता है कि नैतिक विचारों को विदेश नीति के निर्णय लेने की प्रक्रिया से सख्ती से बाहर रहना चाहिए। तो यथार्थवादी मानते हैं कि अगर कोई देश विदेश नीति बना रहा है, उस
उसका निर्णय ले रहा है तो उसको नैतिक विचारों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसको नैतिक विचारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई राज्य विदेश नीति बनाते समय नैतिक विचारों के बारे में सोचेगा, नैतिकता अपनाएगा और फिर वह अपनी एक प्रक्रिया पूरी करेगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है, उसका विनाश हो जाएगा और वो जो है विकासशील राज्य मतलब उसका विकास नहीं होगा, विकसित राज्य वो कभी नहीं बन पाएगा। और राज्य को अपने नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और भलाई के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो हर राज्य को विदेश नीति बनाते समय अपने नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए और उसी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी दूसरे राज्य के नैतिक विचारों के बारे में। अब हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। 5th और लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर देते हैं। शक्ति की राजनीति अंतहीन संघर्ष और युद्ध नहीं है। तो इसमें देखेंगे यथार्थवाद आमतौर पर अंतहीन युद्ध के विचार से जुड़ा हुआ है, लेकिन शास्त्रीय यथार्थवादियों ने अक्सर युद्ध और आक्रामक विदेश नीति का विरोध किया है। यथार्थवादी मानते हैं कि अगर युद्ध होता है तो उसका अंत कभी नहीं हो सकता है, अंतहीन युद्ध के विचार से जुड़ा हुआ रहता है यथार्थवाद। लेकिन जो शास्त्रीय यथार्थवाद होते हैं वो उनका मानना है कि हमें इस तरह की विदेश नीति बनानी चाहिए जिसमें युद्ध और आक्रामकता की कोई जगह ना हो। विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो युद्ध और आक्रामकता को का विरोध करे। किसी से हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। इनके अनुसार युद्ध सिर्फ तभी लड़े जाने चाहिए जब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित दांव पर हो। तो जो शास्त्रीय यथार्थवादी है उनका मानना है कि हमें युद्ध नहीं करने चाहिए किसी भी राज्य से। अगर हमारे जो हित है, राष्ट्रीय हित है, हमारी सुरक्षा है, वो दांव पर लगी हो, कोई राज्य हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, हमें दबा रहा हो, तभी हमें युद्ध लड़ना चाहिए। इसके अलावा हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए 1960-70 के दशक में वियतनाम युद्ध का विरोध करने के लिए मॉर्गन यू और ज्यादातर अमेरिकी यथार्थवादियों का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये एक उदाहरण दे रखा था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट का 3rd क्वेश्चन लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक